पहली दफ़ा मैं उस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और मुझे पहली बार मौका मिला क्षेत्र घूमने का। और जब मैं क्षेत्र में हर दरवाजे गया तो लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि ये क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र आपके पिता का घर है। तो बस एक वादा था, इस वादे की पूर्ति के लिए मुझे हमेशा क्षेत्र में जाना पड़ता है, लोगों के बीच बैठता हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी उम्र कम है, इसलिए शायद वो बहुत सुलभ महसूस करते हैं कि आसानी से मेरे सामने आकर अपनी परिस्थितियाँ या कोई कमी या कोई दिक्कत मुझे आके बता सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि वो बताते हैं तो मैं अपने पिता तक इस बात को आसानी से पहुँचा पाता हूँ। मेरे परिवार के हर सदस्य पे उनको वो विश्वास है कि समय पड़ने पे इस परिवार का एक एक सदस्य उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो इस विश्वास को लेके चलना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कर्मठता के साथ ही पूर्ण हो सकता है। देखिए, बनियापुर नहीं पूरे बिहार के लिए हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक बदलाव का यही समय है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ऋतुराज सिंह, जो बनियापुर से राजद विधायक श्री केदारनाथ सिंह जी के पुत्र हैं और महाराजगंज के पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं। इनसे हम बातचीत इस कारण से कर रहे हैं कि इन दिनों बनियापुर विधानसभा क्षेत्र और महाराजगंज क्षेत्र में शादी समारोह और अन्य सामाजिक कार्यों में इनकी गतिविधि बढ़ गई है। युवा हैं, युवाओं से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, सामाजिक विषयों पर और जन कल्याण के विषयों पर खुलकर बोलते हैं। आइए इनसे जानते हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में जो इन्होंने यूथ कमिटियां बनाई हैं और जो विकास की गति को इन्होंने और तेज किया है, इन सभी विषयों को लेकर। ऋतुराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सवाल कि पिताजी आपके लगातार वहां से विधायक रहे हैं, आपके चाचा जी जो हैं वहां से सांसद रहे हैं, लंबी पारिवारिक राजनीतिक विरासत रही है। बावजूद इसके जो नए क्लेवर के साथ आप आए हैं, सीधे लोगों के बीच जाते हैं, बैठते हैं, चौपाल लगाते हैं और युवाओं पर ज्यादा ध्यान है, ये किस ओर इंगित करता है नए पॉलिटिक्स को? देखिए, 2015 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो मेरे पिताजी पे एक केस हो था जिसमें उस समय वो जेल में थे। और पहली दफ़ा मैं उस समय दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और मुझे पहली बार मौका मिला क्षेत्र घूमने का। और जब मैं क्षेत्र में हर दरवाजे गया तो लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि ये क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र आपके पिता का घर है और एक एक घर में आपको सम्मान मिलेगा। और उस समय लोगों ने लगभग 17,000 वोट से मेरे पिता को जीत दिलाई थी बनियापुर में। जिस समय मुझे लगता है कि वहाँ के क्षेत्र के लोग, चाहे पूरे जिला में, यह एक माहौल बनाया गया था कि बनियापुर में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, शायद इस बार सीट नहीं निकलेगी। 2020 में भी वैसे ही, उस समय से 2017 से लगभग लगातार मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों के बीच में आता रहा। 2020 में जब मैं लोगों के बीच गया तो लोगों ने मुझसे एक विश्वास मांगा था। लोगों ने विश्वास मांगा था कि आप अपने पिता के लिए वोट तो जरूर मांग रहे हैं, लेकिन वोट के बाद जब आपके पिता चुनाव जीतेंगे, उसके बाद जब समय पे हम आपको ढूंढेंगे तो क्या आप वहाँ मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बस एक वादा था, जिस वादे की पूर्ति के लिए मुझे हमेशा क्षेत्र में जाना पड़ता है, लोगों के बीच बैठता हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मुझे लगता है कि मेरी उम्र कम है, इसलिए शायद वो बहुत सुलभ महसूस करते हैं कि आसानी से मेरे सामने आकर अपनी परिस्थितियाँ या कोई कमी या कोई दिक्कत मुझे आके बता सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि वो बताते हैं तो मैं अपने पिता तक इस बात को आसानी से पहुँचा पाता हूँ। बिहार के राजपूत पॉलिटिक्स की बात करें तो बिहार में चंद ऐसे बड़े कद्दावर चेहरे हैं, उसमें प्रभुनाथ सिंह के परिवार का काफी प्रभाव है बिहार के राजपूत मतदाताओं पर। और जब भी बिहार में राजपूत पॉलिटिक्स की चर्चा होती है तो पहला नाम प्रभुनाथ सिंह का ही आता है। ये भी सवाल ले ही लेते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप सभी जातियों की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, लेकिन जैसे राजपूत पॉलिटिक्स की बात आती है, एक नजर आपके परिवार की तरफ जाता है और विरासत की राजनीति की तरफ जाता है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी आपके परिवार के कंधे पर है? देखिए, मेरे परिवार की राजनीतिक संस्कार जो हैं वो कहीं ना कहीं मेरे बड़े पापा आदरणीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी के द्वारा एक लकीर खींचा गया है, जिस लकीर को मुझे लगता है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य पार नहीं कर सकता। वो लकीर जिस जिम्मेवारी में आप देख लें, या तो उनकी ईमानदारी पे आप देख लें, या उनके कर्तव्य पे देख लें, उनकी निष्ठा पे देख लें, या जितने भी लोग क्षेत्र में, जिला में, बिहार में या देश में उनसे जुड़े हुए हैं, जिस रूप से उनसे विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं के कारण मेरे परिवार के हर सदस्य पे उनको वो विश्वास है कि समय पड़ने पे इस परिवार का एक एक सदस्य उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो इस विश्वास को लेके चलना
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कर्मठता के साथ ही पूर्ण हो सकता है। एक बड़ा सवाल है कि मशरख को अनुमंडल और महाराजगंज को जिला बनाने की मांग प्रभुनाथ सिंह ने किया। उसके बाद इनके पिता जो विधायक हैं बनियापुर से, केदारनाथ सिंह, लगातार इसका डिमांड कर रहे हैं। इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में किसी भी नेता के लिए ये सबसे अच्छी परिस्थिति होगी कि वह मंच से कुछ कहता है और उसे बाद में उसे पूर्ण करके दिखाता है। लोगों को हमेशा विश्वास की कमी रहती है कि शायद जो नेता मुझसे कमिटमेंट कर रहा है, जो वादा कर रहा है, वो पूर्ण होगा कि नहीं। और मुझे लगता है कि मेरे परिवार का जो भी सदस्य राजनीति में है, उन सब की सबसे बड़ी कमाई पूंजी कोई है तो यही है कि वो जो वादा किया गया है उसको पूर्ण करने के लिए हर संभव मदद, हर संभव ताकत लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि यही नहीं, बिहार के एक एक नेता के साथ, एक एक व्यक्ति को यही निष्ठा, यही पूर्णता के साथ यह अनुमान लगाना होगा कि क्या वह वादा पूरा हो रहा है या नहीं। और सिर्फ चुनाव के समय नहीं, जब चुनाव खत्म होता है उसके बाद भी अपने नेता से वो सवाल करें कि भाई चुनाव में आपका ये वादा था, ये पूर्ण कब होगा, ये कैसे होगा। ऋतुराज सिंह की गतिविधियां बढ़ी हैं तो क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि परिवार की दूसरी पीढ़ी में युवराज सुधीर सिंह और रणधीर सिंह के बाद ऋतुराज सिंह भी पूरे दमखम के साथ राजनीति में उतरने वाले हैं। कितनी सच्चाई? देखिए, जब परिवार लंबा होता है तो परिवार के रिश्ते को निभाना बहुत ही कठिन हो जाता है। मुझे लगता है कि बनियापुर विधानसभा इतना बड़ा है कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि हर परिस्थिति में हर जगह वो पहुंच सके। और कहीं ना कहीं जब मैं लोगों के बीच गया हूं, लोगों को विश्वास दे चुका हूं कि जब आपका समय आएगा, आपके सुख दुख में मैं मौजूद रहूंगा, तो उस परिस्थिति को पूर्ण करने के लिए मुझे क्षेत्र जाना पड़ता है। मेरे पिता वहां से पहले से विधायक हैं, पहले से वहां पे मुझे लगता है कि उनकी गतिविधि मुझसे 25 गुना ज़्यादा होगी। तो बस जो गतिविधियां उनसे छूट जाती हैं उनको पूर्ण करने के लिए मैं क्षेत्र में लगा हूं। एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी गतिविधियां इन दिनों कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, और खासकर पॉजिटिव चर्चा है क्योंकि आप बूथ कमेटियों का वहां पर गठन कर चुके हैं और नए तरीके से, जो अभी तक परिपाटी पॉलिटिक्स का है कि चुनाव के समय में नेता नजर आते हैं, बाकी दिनों में नेताजी के यहाँ लोगों को जाना पड़ता है, आप खुद लोगों के पास पहुंच जाते हैं। कोई अगर पीड़ित है, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई विवाद है, इसको पॉजिटिविटी में कैसे लेते हैं? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि बिहार का एक एक युवा यह सोच विचार कर ले कि उसे राजनीति कैसी चाहिए। उसे राजनीति ऐसी चाहिए कि उनका कैंडिडेट, उनका जो भी चुनाव प्रतिनिधि है, वह चुनाव के समय उनसे वोट ले, जीत जाए, उसके बाद पटना और दिल्ली जाके बैठे। या उनको ऐसे नेता चाहिए जो 24 घंटा उनके लिए उपलब्ध हैं, फोन के माध्यम से उपलब्ध हों, या उनके दरवाजे जाके आप मिल सके, या अगर कोई कमजोर है जिसको आने जाने में भी कष्ट है, वह फोन करके अपने प्रतिनिधि को अपने दरवाजे बुला सके। ऐसी राजनीति जिस दिन आ जाएगी, जिस दिन हम पार्टी से ऊपर उठ जाएंगे, जिस दिन जाति से ऊपर उठ जाएंगे, जिस दिन धर्म की बात करना हम बंद कर देंगे, जिस दिन हम कर्म की बात करेंगे कि हमारा नेता हमारे लिए क्या करता है, तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति बदल जाएगी। और बिहार में जहां जहां भी हम समस्याओं की बात करते हैं, जैसे आज के समय में आप देखिए, तो मुझे लगता है देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकारी डाटा कहता है कि हम हर जगह से, गरीबी रेखा देख लीजिए, भोजन पालन देख लीजिए, हर परिस्थिति में हम सबसे पिछड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, इतना बड़ा बिहार होते हुए, इतना संपूर्ण बिहार होते हुए, यहाँ पे इतने कर्मठ लोग कि मुझे लगता है कि गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे, आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ के बड़े पदाधिकारी, बड़े शिक्षित लोग बिहार के हैं, फिर भी बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वह बहुत कमजोर है। हम किसी ना किसी लोभ में वोट दे रहे हैं, या तो अपनी जाति के लोभ में दे रहे हो, या धर्म के लोभ में दे रहे हो, या कोई अन्य तरह का लोभ हो। हमें यह लोभ छोड़ के उस नेता को चुनना होगा जो नेता आपके लिए सदैव मौजूद है, आपके लिए लगा हुआ है। क्या कारण है कि आपका परिवार हमेशा विपक्ष की राजनीति करते रह गया? जिन लोगों को आप लोगों ने सत्ता तक पहुंचाया, फिर जब वो सत्ता सुख में चले गए, फिर आपने उनका विरोध शुरू कर दिया। तो क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि क्या विपक्ष की राजनीति होगी, या हमारे विधायक या आपके परिवार से आने वाले सांसद सत्ता पक्ष में जाएंगे, मंत्री बनेंगे और क्षेत्र का जो विकास हो रहा है और द्रुत गति से होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई प्रतिनिधि, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, वो विपक्ष में रहना तो शायद पसंद ना ही करेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि वो पक्ष में रहें। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो कार्यकर्ता इस विश्वास में वोट देता है कि उसके समय पे मेरा परिवार उनके साथ खड़ा होगा, और उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो यह देख के शायद मेरे परिवार का कोई सदस्य, या मेरे बड़े पिता बोलिए, या मेरे पिता बोलिए, वो लोग शायद शांत नहीं बैठते हैं। इन परिस्थितियों के कारण हम विपक्ष में हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहें।
विपक्ष में रहना ये दुर्भाग्य है, लेकिन अगर जिन लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं तो उनका सबसे बड़ा कर्तव्य अपने वोटर के लिए है, और अपने वोटर के लिए अगर कोई प्रतिनिधि खड़ा नहीं होता है तो मुझे लगता है कोई ना कोई उसके मन में लोभ है, इसीलिए वो बस पक्ष की सत्ता को संभालना चाहता है और अपने वोटर को साइड करना चाहता है। ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। बनियापुर में जो आपने वादे किए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, चूंकि आपका चेहरा आगे था, आपके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन पूरी कमान आपके हाथ में थी, आपने बहुत सारे वादे पूरे किए। कौन ऐसा वादा है जो आप पूरा नहीं कर सके और करना चाहेंगे? देखिए, उस समय बहुत सारे वादे हैं जो डायरी में लिखे गए। मुझे लगता है कि 70% वादे पूरे हो चुके हैं और 30% जो पूरे नहीं हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा नहीं हुआ। कुछ सड़कों का निर्माण चल रहा है, कुछ जगह सोलर लाइट की बात थी, कुछ जगह चापाकल की बात थी, कुछ जगह अलग अलग पंचायती की बात थी, आपसी विवाद था। तो जितनी भी समस्याएं थी पंचायत वाइज, वार्ड वाइज, मेरे डायरी में अंकित है। और ऐसा नहीं है कि इसी समय 2025 के चुनाव में जब मैं अपने पिता के लिए जाऊंगा तो मैं वो डायरी साथ में लेके जाऊंगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा वादा होगा जिस वादे को लोग अंकित कर पाएंगे कि ये वादा 2020 का है और ये पूरा नहीं हो पाया है। एक और अहम सवाल कि आपके परिवार के राजनीति के जो बटवृक्ष है आदरणीय पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी, उनकी अनुपस्थिति कितनी खलती है परिवार में, क्षेत्र में, राजनीति में या अपने खुद के जीवन में? देखिए, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं, बिहार या देश के कई लोगों के लिए वो आदर्श हैं। और उनके जीवन शैली को आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि बहुत निचले स्तर से, जहाँ पे लोग अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जहाँ लोग अपने लिए सोचते हैं, उन परिस्थितियों में उन्होंने समाज की लड़ाई लड़ी है। और मुझे लगता है कि उसी का भुगतान है जिसके कारण आज वो कारागार में बंद हैं। अगर समाज की लड़ाई कोई मेहनत से लड़ सकता है तो मुझे लगता है कि उस परिस्थिति का नाम आदरणीय हमारे बड़े पिता, यहाँ के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जी हो सकते हैं। चलिए, बनियापुर के जो लोग हैं, जो मशरक के लोग हैं, महाराजगंज लोकसभा की ही बात कर ले, चूंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी अब परिवार की जो आगे की पॉलिटिक्स है उसको लेकर सभी लोग सक्रिय हैं। रणधीर सिंह भी लगातार नजर आ रहे हैं, केदारनाथ सिंह पहले से नजर आ रहे थे, ऋतुराज सिंह नजर आ रहे हैं, सुधीर सिंह नजर आ रहे हैं, सब लोग काफी एक्टिव हैं। क्या माना जाए कि तैयारी महाराजगंज की शुरू हो चुकी है? देखिए, तैयारी तो बहुत सालों से शुरू हो चुकी है। आप एक चीज मिलाइएगा कि 1985 से लगभग विधायकी के क्रम से मेरे बड़े पिता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं मशरक से, और मुझे लगता है कि उस समय से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप कह सकते हैं कि मेरे परिवार का कोई सदस्य क्षेत्र में नहीं दिखता होगा, लोगों को समस्याओं का निदान करते हुए नहीं दिखता होगा। तो तैयारी कोई कुछ अलग नहीं करना है। राजनीतिक तैयारी यही है कि लोग जहाँ जहाँ मेरी उपस्थिति चाहते हैं, लोग जहाँ जहाँ समस्याओं का निदान चाहते हैं, मेरे परिवार का एक एक सदस्य वहाँ लगा हुआ है। तो इसमें कोई तैयारी कुछ नहीं करना है, लोगों को निर्णय लेना है कि लोग किसे चुनेंगे। लोग पार्टी के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, लोग जाति के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, परिस्थितियों के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, या उपलब्धता के नाम पे वोट देने जा रहे हैं। उनको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिस प्रतिनिधि का एक नहीं, परिवार के 20 सदस्य लगातार क्षेत्र में लगे हुए, और एक एक सदस्य का यही काम है कि एक एक व्यक्ति के समस्या का निवारण हो सके। तो ये लोगों को सोचना है, और हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में आज भी मेरे पहले से भी होता था, मैं आया हूँ तो शायद थोड़ी बढ़ गई होगी। हर कोई प्रयास में लगा हुआ है अपनी अपनी जगह पे। सोशल मीडिया का युग है, आजकल सोशल मीडिया पर ही लोग अपने चेहरे को चमकाने में लगे रहते हैं। आखिरी सवाल लेते हैं कि खासकर बनियापुर के युवा जो हैं आपके पीछे काफी तादाद में हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बनियापुर ही नहीं, पूरे बिहार के लिए हम कहना चाहेंगे कि राजनीतिक बदलाव का यही समय है। मुझे लगता है कि अभी सांसद के चुनाव में लगभग 2.5 साल बचे हुए हैं, और 3.5 साल या 4 साल मुझे लगता है कि विधायक के चुनाव में बचे हुआ होगा, और पंचायती चुनाव में भी 4-4.5 साल समय बचा हुआ है। चुनाव के समय हर प्रतिनिधि आपके दरवाजे जाता है, क्योंकि उस समय उसकी लालसा होती है आपका वोट लेना। लेकिन जब प्रतिनिधि का चुनाव समाप्त हो जाता है तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने प्रतिनिधि को ढूंढें और ये पता करें कि पंचायती राज की व्यवस्था में कौन सा काम कराना है, कौन सा काम आपका मुखिया जी करने वाले हैं, कौन सा काम आपके जिला पार्षद से होने वाला है, कौन सा काम आपके वार्ड करने वाले हैं, कौन सा काम आपके विधायक जी द्वारा होने वाला है, कौन सा काम आपके सांसद महोदय द्वारा होने वाला है। और उसी समय आप अपने प्रतिनिधि को चेताएं भी
कि अगर आप हमें आज नहीं पूछ रहे हैं, आज हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव के समय जब आप हमारे दरवाजे आइएगा, हमारे गांव आइएगा, हम आपका बहिष्कार करेंगे। तो यह डर हर प्रतिनिधि के मन में होना चाहिए कि अगर 5 साल मैं अपने वोटर को नहीं पूछूंगा, 5 साल अगर किसी क्षेत्र में मैं काम नहीं करूंगा, तो चुनाव के समय मैं किसी भी पार्टी से हूं, मैं किसी भी दल से हूं, किसी भी जाति से आता हूं या धर्म से आता हूं, मेरा बहिष्कार हो सकता है। यह डर जिस दिन बन जाएगा, मुझे लगता है बिहार के एक एक कोने में एक एक समस्या का निदान हो जाएगा। यह है ऋतुराज सिंह, और साफगोई के साथ ये बता रहे हैं कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता जिनको चुनती है वे खुद को मालिक समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन अब वो जमाना बदल गया है। क्योंकि जनता अपना सेवक चुन के भेजती है और जो लोग उनके सुख दुख के भागी होते हैं, जनता उन्हें दोबारा तिबारा मौका देती है। इनका मानना है कि सिर्फ महाराजगंज और बनियापुर ही नहीं, पूरे बिहार के लोग जो इनके समर्थक हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, इनके परिवार के सदस्य हैं। यही कारण है कि इनके परिवार के सभी सदस्य सदैव लोगों के बीच में रहते हैं। पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव होता रहता है, पर नीति और नियत में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं हो सकता है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।